हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत एक हिंदू देश वो घास फूस खाते हैं। जी हाँ, रोटी के लिए तरस रहे कंगाल पाकिस्तानी अवाम की अकड़। जी हाँ, बताएंगे दोस्तों कैसे रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया पाकिस्तान का। भारत को लेकर दे रहा है ऐसे बयान। पूरी खबर आपको सुनवाएंगे दोस्तों, और साथ ही साथ बताएंगे जहाँ उतर जाएगा बाबर और गौरी का गुमान, हैरान है पाकिस्तान। अब आसमान में उड़ेंगे HLFT 42 वाले हनुमान। बताएंगे क्या है ये बड़ी खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर जयशंकर जी ने सुनाया अपने पिता के सुब्रमण्यम का किस्सा, कहा इंदिरा ने हटाया, राजीव ने सस्पेंड किया। पूरी जानकारी दोस्तों आपको बताने वाले हैं। साथ ही कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, उनके फायदे को लेकर तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि पूरे विश्व में भारत देश नंबर 1 देश है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां रोटी के लिए तरस रहे कंगाल पाकिस्तानी अवाम की अकड़। कहा भारत एक हिंदू देश है वो घास फूस खाते हैं। बता दें हिंदुओं से नफरत के नाम पर 1947 में पाकिस्तान बना था, लेकिन आज आजादी के 75 साल बाद भी इनकी अवाम के अंदर से नफरत नहीं निकली है। आजादी से अब तक पाकिस्तान भारत से 4 युद्ध लड़ चुका है, और पूरी दुनिया ये जानती है और पता है कि हर बार पाकिस्तान की कितनी बुरी हार हुई है। लेकिन दोस्तों आतंकी मुल्क में आज भी बस एक तबका ऐसा रहता है जिसे लगता है कि उसने हर युद्ध को जीत लिया है, और भारत में सिर्फ हिंदू रहते हैं जो कमजोर हैं। पाकिस्तान की आम आवाम से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी मूर्खता का खुलकर इजहार किया है। बता दें सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जब एक शख्स से तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत के ऑपरेशन दोस्त के बारे में पूछा गया तो उसने हैरान करने वाला जवाब दिया। इस शख्स ने वो बात कही है जो आम पाकिस्तानी नागरिक की सोच को दिखाता है। इसने कहा कि पाकिस्तान तुर्की की मदद कर रहा है और भारत सिर्फ डींगे हाँक रहा है। इस शख्स ने कहा कि तिरंगे का नाम सुनकर उसके अंदर गुस्सा आ जाता है। उसने कहा कि जब जब तिरंगे का नाम आता है मेरे अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है। उसने यहाँ तक डींगे हाँक दी कि अगर बॉर्डर खोल दिए जाए तो पाकिस्तान के बच्चे ही भारत पर कब्जा कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कहा है कि इंडिया एक सब्जी खोर देश है और वो गोश्त नहीं खाता, उसे गुस्सा भी नहीं आता। जो शाकाहारी होता है वो सिर्फ डींगे हाँकता है। हालांकि इस शख्स की बात सुनकर भले ही आपको लगे कि ये किस दुनिया में है, लेकिन असल में पाकिस्तानी अवाम को भारत को एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू देश बताया गया है। वो अपने लोगों को ये नहीं बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पाकिस्तान से भी ज्यादा मुस्लिम है। अब ऐसे में दोस्तों इन खबरों से तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान पस्त हो चुका है, यानी रस्सी जल चुकी है, उसके बाद भी इसका बल नहीं गया। बहरहाल दोस्तों अब आप इन पाकिस्तानियों को जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां दिवालिया पाकिस्तान लेकिन भारत के लिए है ये बहुत अच्छी खबर। आखिर ऐसा क्यों, तो आपको बता दें ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास जैसे जैसे पैसे की कमी होगी सेना भी कमजोर होती जाएगी, और सेना कमजोर हो गई तो भारत जब चाहे तब पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां उतर जाएगा बाबर और गौरी का गुमान, हैरान है पाकिस्तान। अब आसमान में उड़ेंगे HLFT 42 वाले हनुमान। बता दें हिंदू धर्म में हनुमान जी को कलयुग का देवता बताया गया है, जिनकी आराधना से हर दुख का नाश होता है। भक्तों की पीड़ा हरने वाले हनुमान जी अब इंडियन एयरफोर्स में ट्रेनी पायलट की भी मदद करेंगे। बता दें हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, दरअसल भारत में मेक इन इंडिया के तहत HLFT 42 स्वदेशी एयरक्राफ्ट बना है, जिसकी टेल पर हनुमान जी की तस्वीर है और लिखा है तूफान आने वाला है। भारत में मेक इन इंडिया के तहत HLFT 42 स्वदेशी एयरक्राफ्ट बना हुआ है, जिसकी टेल पर हनुमान जी की तस्वीर बनी है और लिखा है कि तूफान आने वाला है। आप देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट ट्रेनी पायलट को नई और विकसित हो चुकी वॉर टेक्निक सिखा देगा। एरो इंडिया 2023 के दौरान सबकी नजर HLFT 42 की काबिलियत और इसकी टेल पर दिख रहे हनुमान जी पर पड़ रही थी। 13 फरवरी को बेंगलुरु में एयर इंडिया 2023 के एयर शो के दौरान स्वदेशी सुपरसोनिक विमान HLFT 42 कलयुग के भगवान हनुमान जी का उड़ान वाला स्टिकर लगा दिखा, जिसकी तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो गई। लेकिन पता नहीं क्यों फिर इस स्टिकर को निकाल दिया गया। स्टिकर निकालने का कारण पर जब पूछा गया तो विभाग का कहना था कि ये आंतरिक मामला है। बाद में फिर से हनुमान जी वाले स्टिकर को HLFT 42 की टेल पर लगा दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि ये स्वदेशी विमान कितना खास है दोस्तों, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत बनाई HLFT 42 स्वदेशी एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के नए पायलट्सों को आधुनिक वॉर टेक्निक सिखाएगा। ऐसे में जय हनुमान।
अनुमान कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और क्या इससे पहले दोस्तों आपने ये पिक्चर या HLFT 42 पर हनुमान जी की टेल की तस्वीर देखी थी? बताइएगा जरूर दोस्तों। इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर कोई अपना रिएक्शन दे सके दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर सके। चलते एक और खबर की तरफ, जहां जयशंकर जी ने याद किया 40 साल पुराना वाक्या। कहा इंदिरा ने हटाया, राजीव गांधी ने सस्पेंड किया था मेरे पिताजी को। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू के दौरान चीन समेत कई मसलों पर खुलकर बातें की। इस दौरान उन्होंने अपने पिता के साथ हुई नाइंसाफी पर भी दो टूक बात कही। उन्होंने कहा कि उनके पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी थे, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में लौटने पर उन्हें पद से हटा दिया गया। उन्होंने ANI को दिए इंटरव्यू में अपने पिता को पद से हटाने, उनकी जगह जूनियर अधिकारी को पद पर नियुक्त करने से लेकर विदेश सेवा से लेकर राजनीति तक के अपने सफर पर बात करते हुए कहा है कि वो हमेशा से बेहतरीन फॉरेन सर्विस अधिकारी बनना चाहते थे। जयशंकर जी ने कहा कि मैं हमेशा से बेहतरीन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनना चाहता था। मेरी नजरों में विदेश सचिव बनना उस सर्वश्रेष्ठता को हासिल करने की परिभाषा थी। मेरे पिता एक नौकरशाह थे जो कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए थे, लेकिन उन्हें पद से हटा दिया गया। वो उस समय 1979 में जनता सरकार में सबसे युवा सेक्रेटरी थे। वो बताते हैं कि मेरे पिता कैबिनेट सेक्रेटरी थे, लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा चुनकर सत्ता में आई तो सबसे पहले मेरे पिताजी को ही हटाया गया। मेरे पिता सिद्धांतों पर चलने वाले शख्स थे और शायद समस्या यही थी उसके बाद वो कभी सेक्रेटरी ना बन सके। उनके बाद राजीव गांधी के कार्यकाल में मेरे पिता से जूनियर अधिकारी को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया। ये बात उन्हें बहुत खलती रही, लेकिन उन्होंने शायद कभी इसके बारे में बात की हो। जब मेरे बड़े भाई सेक्रेटरी बने तो उनका सीना गर्व से फूल गया था। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों इस बयान के बाद से पूरे कांग्रेस की महकमे में तहलका मचा है दोस्तों, और साथ ही भारत के हर एक लोगों ने जयशंकर जी के इस बात पर रिएक्शन दिया है दोस्तों। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि जयशंकर जी का कहना है कि उनके पिताजी के साथ एनी हाउ अन्याय किया गया था दोस्तों कांग्रेस के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी द्वारा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे के बाद अमेरिका के साथ परमाणु संधि से रशिया का किनारा पुतिन ने दे दी बड़ी चेतावनी। बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे के बाद सख्त कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अमेरिका के साथ बची एकमात्र परमाणु संधि को भी निलंबित दिया था। इस संधि को न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी के नाम से जाना जाता था। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका परमाणु हथियार परीक्षण करता है तो रूस भी ऐसा करने के लिए तैयार है। दरअसल दोनों देशों के बीच 2010 में इस परमाणु संधि पर सहमति बनी थी। रशिया अमेरिका के साथ यही इकलौती परमाणु संधि बची थी, इसे भी अब सस्पेंड कर दिया गया है। ये संधि दोनों पक्षों के सामरिक परमाणु हथियारों यानी न्यूक्लियर आर्सेनल्स को सीमित करने को लेकर की गई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां व्लादिमीर पुतिन दे रहे थे भाषण, तभी रूसी सेना ने यूक्रेन पर कर दिया हमला, जिसमें 6 लोगों की सीधी मौत। बता दें, मंगलवार यानी 21 फरवरी को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फेडरल यूनियन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन को सहायता पहुंचाने वाले देशों को निशाने पर लेते हुए कहा कि पश्चिमी देश युद्ध को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश करना चाहता है। रूसी राष्ट्रपति जब भाषण दे रहे थे तो उसी वक्त रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने कहा है कि मंगलवार को दक्षिणी यूक्रेन के शहर खेरसन में एक बाजार और सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट स्टॉप पर रूसी गोलीबारी में 6 नागरिक मारे गए हैं और 12 घायल हो गए हैं। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेन वालेस से फोन पर की बात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष वेन वालेस से फोन पर बात की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही। वालेस से फोन पर बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चाएं की है, सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान की है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही है। बहरहाल दोस्तों, बात करते एक और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट देखने को मिली और इस पाकिस्तानी बदहाली पर चीन ने दे दी बड़ी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता जा रहा है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा चीन से कर्ज ले रखा है। पाकिस्तान के विदेशी ऋण चुकाने में चूक की संभावना के साथ गंभीर आर्थिक संकट में फंसते देख चीन ने सोमवार को कहा है कि वो इस संकट से निपटने के लिए अपने सदाबहार मित्र द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन करता है। साथ ही चीन ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकलने में सक्षम होगा। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा चीन से कर्ज ले रखा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी SBP द्वारा सोमवार को साझा किए गए
आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान का चालू खाता घाटा जनवरी में 90.2% घटकर 0.24 अरब डॉलर रह गया है, जो पिछले साल इसी महीने में 2.47 अरब डॉलर था। आयात पर पाबंदी के साथ भुगतान संतुलन संकट ने देश को भुगतान चूक के कगार पर पहुंचा दिया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज ने कहा सऊदी अरब और भारत ऊर्जा सेक्टर में बना रहे कई योजनाएं। जी हां, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शुरू हुए सऊदी मीडिया फोरम के 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे सत्र में ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने सोमवार को कहा है कि करीबी सहयोगी भारत के साथ ऊर्जा क्षेत्र में हमारी कई योजनाएं हैं और ये जल्द ही सामने आएंगी। कार्यक्रम में मीडिया उद्योग में चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए अरब और विदेशी देशों के 1500 से अधिक मीडिया पेशेवर और उद्योग के नेता शामिल हो रहे हैं। प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने सऊदी अरब के ऊर्जा क्षेत्र में योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे पास भारत के साथ ऊर्जा क्षेत्र में कई योजनाएं हैं और हम इसे बहुत जल्द देखेंगे। प्रिंस सलमान का यह बयान भारत की यात्रा और शीर्ष भारतीय अधिकारियों से मुलाकात के 4 महीने बाद आया है, क्योंकि किंगडम दूसरी सबसे बड़ी एशियाई अर्थव्यवस्था के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को मजबूत कर रहा है। ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज, जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में एक दिन के लिए नई दिल्ली का दौरा किया था, उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह, बिजली मंत्री राजकुमारी सिंह और कई भारतीय व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत की थी। ऐसे में दोस्तों इस योजना के लिए भारत और सऊदी अरब जो एक साथ आए हैं दोस्तों, ऐसे में इनको ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा ताकि ये सफलता पूर्वक पूर्ण हो सके। बात करें जहां पर बड़ी खबर, रिपोर्ट में दावा रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच इलाज कराएंगे बीमार पुतिन, आधिकारिक कार्यक्रम किए जाएंगे रद्द। बता दें बड़ा खुलासा, कई तरह की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन, तबियत में नहीं हो रहा है सुधार। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तबियत को लेकर नई जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पुतिन की बीमारी के लक्षण सामने आने के बाद उनकी निरंतर जांच की जा रही है। पहले तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी दावा किया गया, हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई। तो वहीं अब द मिरर ने रूसी टेलीग्राम चैनल जनरल SVR के हवाले से खबर दी है कि 70 वर्षीय रूसी राष्ट्रपति मार्च की शुरुआत में एक नए उपचार से गुजरेंगे। 5 मार्च से पुतिन का इलाज नियमित रूप से किया जाएगा। दरअसल पिछले दिनों उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें पुतिन को अपने पैरों को मरोड़ते और झटकते हुए देखा गया था। इस वीडियो में साफ पता चल रहा था कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति सही नहीं है। हाल ही में क्यूबा के एक नेता के साथ बैठक के दौरान पुतिन को घबराहट हुई और उन्हें जोर से कुर्सी पकड़ते देखा गया। इस दौरान उनके हाथों का रंग बदलने का भी दावा किया गया। जी हां दोस्तों, बहरहाल जो भी स्थिति रही हो, अगर वाकई में इनकी तबियत खराब है तो गेट वेल सून पुतिन कहना मत भूलिएगा आप लोग। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान ही नहीं अब ब्रिटेन में भी टमाटर की भारी किल्लत, सुपर मॉल्स के स्टोर पड़े खाली। जी हां, पाकिस्तान में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में तो रोजाना खबरें आ ही रही हैं, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यूरोप के किसी देश से ये खबर आ सकती है? जी हां, वो भी ऐसा देश जो कि देश ही नहीं बल्कि महाशक्ति ब्रिटेन है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में टमाटर यानी ब्रिटेन टोमेटो क्राइसिस की किल्लत हो गई है। वहां के सुपर मॉल्स में टमाटर के शेल्फ खाली पड़े हुए हैं और ग्राहकों को इंतजार है कि जल्द टमाटर की किल्लत खत्म हो। कई यूजरों ने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले हैं। लोग अपने पोस्ट में दावा कर रहे हैं कि केवल टमाटर ही नहीं, मॉल्स के स्टोर से बहुत कुछ खत्म हो रहा है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में मोरक्को और स्पेन से टमाटर की सप्लाई होती है। मोरक्को में पिछले 4 सप्ताह से बारिश हो रही है और वहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इससे टमाटर की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और सप्लाई चेन भी बाधित हुई है। साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत G20 अध्यक्षता में ग्रीन एनर्जी पर और ज्यादा देगा फोकस। बता दें इस समय भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ऐसे में ग्रीन एनर्जी पर फोकस और ज्यादा रहेगा। भारत सरकार ग्रीन एनर्जी को लेकर दुनिया के अन्य देशों के साथ तालमेल स्थापित कर रही है और यही सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने अपने वित्तीय बजट में ग्रीन एनर्जी के लिए बड़ी योजना बनाई है। सरकार ने ग्रीन फ्यूल, ग्रीन फार्मिंग, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग्स और हरित उपकरण से संबंधित पहलों के लिए कई उपायों की घोषणा की है, क्योंकि सरकार ग्रीन एनर्जी पर बहुत अधिक फोकस कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने हाल ही में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए का बजट भी रखा, जिसमें कहा गया है कि ये अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में बदलने की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी खबर बता दें, जहां श्रीलंका के आर्थिक संकट को लेकर खबर है। विक्रम सिंघे ने कहा है कि IMF का बेल आउट पैकेज उभरने का एकमात्र विकल्प, साथ ही अन्य देशों का भी दिया उदाहरण। बता दें रानिल विक्रम सिंघे ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा आर्थिक संकट से उबरने के लिए कर्ज के बोझ से दबे श्रीलंका के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से बेल आउट पैकेज मांगना ही एकमात्र
एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि जब कोई देश दिवालिया हो जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जाना पड़ता है। इसके अलावा दुनिया में कोई अन्य संगठन नहीं है जो किसी देश के दिवालिया होने पर सहायता प्रदान करता है। कैंडी शहर में एक सभा को संबोधित करते हुए विक्रम सिंह ने कहा कि आर्थिक तबाही का सामना करने वाला प्रत्येक देश IMF के साथ बातचीत में शामिल होने के बाद ठीक हुआ। इसी के लिए उन्होंने ग्रीस का उदाहरण भी दिया जिसे ध्वस्त अर्थव्यवस्था से उबरने में 13 साल लग गए थे। जी हाँ, अपने कड़े आर्थिक सुधारों के विरोध के बीच विक्रम सिंह ने कहा कि मुझे 13 साल तक राष्ट्रपति बने रहने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तबाह अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का केवल एक ही तरीका है और वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग कहानियां पेश कर रहे हैं। मैंने उन्हें सुझाव दिया है कि वो मुझे बताएं कि क्या तबाह अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का कोई और तरीका है। चलते हैं दोस्तों और बड़ी खबर की तरफ, जहां बढ़ते तनाव के बीच अब वांग यी की रशिया यात्रा पर टिकी है अमेरिका की निगाहें। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अचानक यूक्रेन की यात्रा करने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का ध्यान चीन के विदेश नीति के प्रभारी वांग यी की रूस यात्रा पर टिक गई है। वांग यी अपनी 8 दिन की यूरोप यात्रा के आखिरी मुकाम के तौर पर इसी हफ्ते मॉस्को पहुंचेंगे। क्रेमलिन ने वांग की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संभावित मुलाकात की संभावना से इनकार नहीं किया है। अमेरिकी मीडिया में छपी टिप्पणियों के मुताबिक वांग की इस रूस यात्रा पर अमेरिका की खास नजरें रहेंगी। विश्लेषकों ने ध्यान दिलाया है कि अमेरिका और चीन के रिश्तों में लगातार बढ़ते तनाव के बीच रशिया और चीन के संबंध मजबूत होते गए हैं। इसे लेकर अमेरिकी अधिकारियों के कान खड़े हुए हैं। जर्मनी में हुए म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन वांग यी से मिले तो उन्होंने चेतावनी दी है कि चीन रशिया को हथियार ना दे। बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का विपक्ष पर कड़ा एक्शन। विपक्षी पार्टी का अखबार को करा दिया बंद। बता दें, बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा चलाए जा रहे बंगाली भाषा के अखबार दैनिक दिनकाल के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है। सोमवार से इस अखबार का छापना बंद हो चुका है। दैनिक दिनकाल अखबार के बंद होने के पीछे की वजह शेख हसीना सरकार का एक फैसला बताया जा रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट में दैनिक दिनकाल के हवाले से लिखा गया है कि सरकार ने 26 दिसंबर को अखबार के प्रकाशन को बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि इसके बाद भी अखबार का छपना जारी था। ऐसा प्रेस काउंसिल की अपील के कारण संभव हो पाया था। आपको बता दें कि बांग्लादेश में प्रेस काउंसिल की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश करते हैं। बात करें दोस्तों और खबर की, जहां भूकंप पीड़ित तुर्की से स्वदेश लौटी सेना की मेडिकल टीम का भव्य स्वागत। मोदी जी के बाद आर्मी चीफ ने जमकर की तारीफ। बता दें, सेना प्रमुख मनोज पांडे जी ने शानदार तरीके से अभिनंदन किया है भारतीय सेना की मेडिकल टीम की 60 पैरा फील्ड का। उन्होंने सेना के ऑपरेशन दोस्त की जमकर प्रशंसा की और बताया कि किस तरह से तुर्की में भूकंप पीड़ित लोगों की सहायता की गई है। इस दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बता दें, सेना प्रमुख ने कहा है कि अस्पताल को मात्र 6 घंटे में तैयार किया गया है और तुर्की में 30 बिस्तरों वाले अस्पताल का अस्थायी यानी टेम्परेरी रूप से निर्माण किया गया है। ये एक सामयिक निर्णय था। फील्ड अस्पताल 14 दिनों के लिए आत्मनिर्भर था और इसमें विशेष तरह से विशेषज्ञ डॉक्टरों को ही शामिल किया गया था। सेना प्रमुख ने कहा कि अस्पताल ने करीब 3600 मरीजों का इलाज किया। हमें तुर्की के नागरिकों से जरूरत के समय सहायता प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करने वाले संदेश प्राप्त हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, आप भी इनको थैंक यू कहना मत भूलिएगा हमारी भारत की NDRF की टीम को। बात करें एक और खबर की, जहां इमरान सरकार की गलत नीतियों की वजह से TTP ने पाकिस्तान में उठाया है सिर। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं बल्कि पूर्व सरकार पर बरसे बिलावल भुट्टो और उन्होंने दे डाली है इमरान खान पर इल्जामों की बौछार। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान की पूर्व सरकार पर अफगान तालिबान को TTP से बातचीत करने के लिए मिश्रित संकेत देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आतंकवादी समूह के खिलाफ निष्क्रियता हुई है। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान के कार्यकाल के दौरान सरकार अफगान तालिबान को TTP के साथ टेबल वार्ता की सुविधा देने और शांति के आपसी समझौते पर आने के लिए कह रही थी। इसमें पाकिस्तानी जेलों से आतंकवादी और कमांडरों को रिहा करना, अफगानिस्तान से उग्रवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देना और देशों की सीमा के पार फैले क्षेत्रों में पुनर्वास शामिल था। साथ ही साथ दोस्तों चले एक और खबर की, जहां क्या फिर छिड़ गई है महागठबंधन में रार। RJD MLA का बड़ा दावा, कहा होली के बाद तेजस्वी ही बनेंगे CM। ललन सिंह ने कहा 2025 में होगा इसका फैसला। बता दें, बिहार में महागठबंधन में CM पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल RJD विधायक विजय मंडल ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि होली के जस्ट बाद ही तेजस्वी यादव बिहार के CM बन जाएंगे। नीतीश कुमार खुद उन्हें सत्ता सौंप देंगे। वहीं JDU अध्यक्ष ललन सिंह ने इस मामले में साफ कह दिया है कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं है, इसलिए अभी ये फैसला नहीं हो सकता। ये फैसला 2025 में होगा। JDU अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव
के नेतृत्व को लेकर कहा है कि मेरे और नीतीश जी के बयान में कोई विरोधाभास नहीं है। नीतीश जी कह चुके हैं कि 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि चुनाव तो किसी के भी नेतृत्व में लड़ा जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा या ये विधायक चुनते हैं। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां शिवसेना के भी नाथ बने एकनाथ शिंदे, कहा अब हम ही है पार्टी, कृपया करके हमें शिंदे गुट ना कहें। जी हाँ, शिवसेना के असली नाथ अब एकनाथ शिंदे ही होंगे। चुनाव आयोग द्वारा असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के बाद मंगलवार को एकनाथ शिंदे को शिवसेना प्रमुख नामित किया गया। पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में ये फैसला लिया गया। पिछले हफ्ते निर्वाचन आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देते हुए पार्टी चुनाव चिन्ह तीर कमान भी आवंटित कर दिया था। नए शिवसेना प्रमुख चुने जाने के बाद महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने पत्रकारों से कहा कि आज हमने सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बैठक की। एकनाथ शिंदे हमारी शिवसेना पार्टी के प्रमुख होंगे, हम उन्हें शिवसेना के नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर की जानकारी आपको देते, जहां अमित शाह ने देशवासियों को दे दी नसीहत, कहा जब कोई अपनी मातृभाषा को समृद्ध करता है तो देश की सभी भाषाएं समृद्ध होंगी। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंगलवार को देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये अपनी मातृभाषा से जुड़े उसे और अधिक समृद्ध करने के संकल्प का दिन है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई अपनी मातृभाषा को समृद्ध करता है तो वो देश की सभी भाषाएं समृद्ध हो जाती है और देश भी समृद्ध होगा। अमित शाह जी ने एक ट्वीट में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन अपनी मातृभाषा से जुड़े उसे और अधिक समृद्ध करने के संकल्प का दिन है। बात करें दोस्तों अंतिम खबर की, जहां कर्मचारियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा मानदेय, वेतन बढ़ाने की तैयारी में सरकार, इतना बढ़ सकता है वेतन। जी हाँ, राज्य सरकार जल्द ही कर्मचारियों को बड़ी खबर देने जा रही है। सरकार करीब 2 साल बाद कर्मचारियों के वेतन और मानदेय में इजाफा होने जा रहा है। इसका लाभ 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा, तो वहीं उनके वेतन में 1500 रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा। बता दें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 2.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। कार्यकर्ताओं के मानदेय को 1500 रुपए की दर से बढ़ाया जा सकता है, जबकि सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपए तक की वृद्धि की जा सकती है। जी हाँ, बाकी कितना वेतन बढ़ सकता है ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख पा रहे होंगे। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।